students. Today I am going to teach you the basic condition or factors of affecting learning. Okay. First, the definition of learning. Learning is what? Learning is a systematic, relative, permanent change in a behavior that occurs through experience. लर्निंग क्या होता है? सिस्टमैटिकली मतलब एक क्रमबद्ध परमानेंट चेंज है जो हमेशा के लिए चेंज होता है, किसमें? बिहेवियर में, थ्रू द एक्सपीरियंस। हमारा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके द्वारा, अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में एक क्रमबद्ध परिवर्तन होता है, वही लर्निंग है ना। ये तो बेसिक डेफिनेशन है लर्निंग का। भी हम लोगों को क्या करना है आज? कंडीशंस ऑफ लर्निंग या बेसिक फैक्टर्स ऑफ द लर्निंग। क्यों हम लोग पढ़ते हैं? वाई डू वी स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग या कंडीशन ऑफ लर्निंग? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड लर्निंग एंड टू इम्प्रूव आवर टीचिंग। मतलब यह चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंडीशंस जानना कि किस कंडीशंस में हम लर्निंग को और प्रॉपर बना सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, है ना। और लर्निंग करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या परेशानियाँ आती है। नंबर 1 है रेडीनेस। अच्छा, ये जो कैटेगरी है हमारा, जो हम लोग लर्निंग का जो फैक्टर या कंडीशन डिसाइड करते हैं, इसको भी हम लोग बहुत सारे वे में डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है नंबर 1 हो सकता है फैक्टर एसोसिएटेड विद द लर्नर्स का बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होता है। फैक्टर एसोसिएटेड विद द टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, है ना। टाइप्स ऑफ, बहुत सारे टाइप्स ऑफ लर्निंग है ना, वो भी एक फैक्टर और कंडीशन होता है। फैक्टर्स एंड कंडीशन एसोसिएटेड विद द मेन मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, जो मैन है या टीचर्स है, रिसोर्सेज है पढ़ाने का, उस पर भी ये बेस होता है। देन देयर आर सो मेनी द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, तो ये सारा फैक्टर्स है, ठीक है। इसके कारण हमारा जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग, हम लोग यही सब क्राइटेरिया के अंडर करते हैं। नंबर 1 इज़ रेडीनेस और प्रिपेयर्डनेस। क्या होता है रेडीनेस? हम लोग ये पढ़े थे ना थॉर्नडाइक का लॉ में, द लॉ ऑफ रेडीनेस, वही चीज़ है ना। क्या है? टू बी मेंटली रेडी टू लर्न अ स्किल इज़ कॉल्ड रेडीनेस। मतलब आपको बच्चों को मेंटली उनको रेडी रहना है कि हाँ, हम लोगों को आज कुछ पढ़ना है। अगर बच्चा रेडी नहीं है, अगर लर्नर रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, आप फोर्सफुली नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है। दे हैव टू बी रेडी, उनमें तत्परता होनी चाहिए कि हाँ, हमें अपना अध्ययन करना है या हमको सीखना है। बिल गेट्स said teaching is a pleasant thing and it would not be pleasant only if your student are internally ready for learning, है ना। एक बहुत सुखद अनुभव होता है शिक्षण, और अगर हमारे बच्चे खुद से रेडी नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम फोर्सफुली नहीं पढ़ा पा सकते हैं किसी भी बच्चे को, किसी भी लर्नर को। आप लोग अपने भी एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आपके टीचर्स आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, बट आपको अपने से, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, आप अपने से तैयार नहीं होगे। नंबर 2 होता है इंटरेस्ट। Interest refers to the interest refers to the feeling of writing, to know or learn about something. आपका इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना, किसी भी चीज़ को करने के लिए, पढ़ने के लिए आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर फीलिंग ऑफ आपको कुछ लिखना है तो आपको ड्रॉ करना है, तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट आना चाहिए कि हमको आज ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, मोटिवेशन। ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है लर्निंग में, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इट जनरेट्स द विल इन एन इंडिविजुअल टू डू समथिंग। हार्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोटिवेशन से ही जो होता है ना, कि बच्चा रेडी होता है पढ़ने की, उसको इतना मोटिवेट करो कि वो खुद से रेडी हो जाए कुछ भी चीज़ करने के लिए, अपने अंदर पढ़ाई के लिए उसको मतलब प्रेरित करना है, आपको प्रेरणा देना है, किसी भी तरह से उसको मोटिवेट करना है। हम लोग टाइप्स ऑफ देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर कॉमनली रिकॉग्नाइज। दीज आर इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है? व्हेन द resolution of the
tension is to be found in mastering the learning task itself. The material named provides its own. आपके अंदर खुद से ये चीज़ आएगा कि हमको पढ़ना है. डैट इज़ अ सेल्फ मोटिवेशन. आप अपने आप आपके अंदर ये चीज़ चेतना आती है, वो ये कि आपको पढ़ना है. आप खुद से ऐसा रियलाइज़ करोगे, आप ऐसा फील करोगे कि आप को पढ़ना है. लर्निंग का जो इम्पोर्टेंस है आप खुद से ही समझोगे. नेक्स्ट है नंबर 2, extrinsic motivation. Extrinsic motivation occurs when a student pursues a learning task. जब वो कोई परस्यू करता है लर्निंग टास्क को, तब ये जो लर्निंग है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आती है. बट फॉर रीजंस व्हेन आर एक्सटर्नल, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू. वो खुद से नहीं करता है ना, कोई एक एक्सटर्नल, कोई एक बाहर का, जो एक्सटर्नल किसको हम लोग बाहरी चीज़ को बोलते हैं ना, बाहर का कोई फैक्टर काम करता है. इफ़ अ स्टूडेंट engages in a construction of a model like aeroplane because he thinks it will please his father who is an ex-pilot rather than because of intrinsic motivation. ठीक है, तो एक फैक्टर काम करता है. हो सकता है हम किसी और के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फैक्टर के कारण भी वो मोटिवेट होता है अपने पापा को खुश करना, मम्मी को खुश करना, या किसी का जो हम लोग प्रेज़ दे देते हैं, अच्छा ये करोगे तो हम आपको ये, तो उस चीज़ के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगा करके हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए. नेक्स्ट है इंटेलिजेंस. Intelligence as expressed by an IQ score on an intelligence test is positively related to learning. बिल्कुल IQ जितना अच्छा होगा पढ़ाई उतनी अच्छी होगी. उसका IQ है बहुत शार्प, हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा उसका IQ बहुत अच्छा, वो क्लास में फर्स्ट आता है, ठीक है, तो IQ भी बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है. जनरली स्टूडेंट्स विद हाई IQ, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बोलते हैं इसको, IQ को, learn rapidly. However, higher IQ in itself is no guarantee for rapid learning. Age and maturation. Learning is directly depend upon age and maturation. ठीक है, लर्निंग जो होता है वो बिल्कुल एक एज और मैचुरेशन पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद ही हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग शुरू कर सकते हैं. आप देखते हो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें एक एज लिमिट है नर्सरी में एडमिशन का. बोलते हैं नहीं अभी इसका एज नहीं हुआ है एडमिशन के लिए, है ना. तो एक जो होता है कि 3 साल प्री नर्सरी, KG के लिए हम लोग करते हैं 3 एंड 3.5 ईयर्स का होना चाहिए. तो एक बोलते एट दैट टाइम वो मैचुरेशन आता है बच्चों में, एट उस एज को हम लोग जो एक फ़िक्स करते हैं. जैसे हमारा एक एज फिक्स है 16 ईयर्स में आपको मैट्रिक करना है, आप उसके पहले नहीं करोगे. हमारा इस तरह से सिस्टम ही बना हुआ है. तो वो चीज़ भी ज़रूरी है कि अप टू दैट एज आप एलिजिबल हो, आप कैपेबल हो कि आपका लर्निंग एटलीस्ट उस लेवल का हो पाएगा. ओके, नो लर्निंग कैन टेक प्लेस अनलेस इंडिविजुअल इज़ मैच्योर्ड इनफ टू लर्न. जब तक वो उस एज पे नहीं आता है वो लर्निंग नहीं होगा. वो समय के साथ भी बहुत चीज़, एट द टाइम के साथ और एज के साथ भी हम लोग में इंटरेस्ट अराइज होता है बहुत सारा चीज़ करने का. सम चिल्ड्रन कैन लर्न बेटर एट अर्लियर एज वाइल अदर कैन टेक मोर टाइम टू लर्न द सेम कंटेंट. ठीक है, कुछ बच्चे थोड़ा सा जल्दी मैच्योर होते हैं, कुछ में थोड़ा सा टाइम लगता है. आप देखते हो कि ना हर जगह का लर्निंग मेथड भी अलग है. छोटे बच्चों को हम लोग प्लेवे मेथड से पढ़ाते हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड अराउंड 5 में हम लोग डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट हम लोग लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं. तो इस तरह से मेथड्स भी डिफरेंट है. उनका मैचुरेशन, उनके एज को देखते हुए भी टीचिंग मेथड्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. Fatigue and boredom. It is virtually boredom or
rather than fatigue, which bother the student. The difference between the two is that fatigue is a mental and physical tiredness which decrease in efficiency and competency to work. Boredom, is another hand, is lack of desire or an aversion of work. ठीक है, जो फैटिग है वो मेंटली और फिजिकली टायर्डनेस है. जो फिजिकली और मेंटली जब टायर्डनेस होगा तो आपका जो डिफिशियंसी ऑफ वर्क है वो कहीं ना कहीं से लैक करेगा, आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाओगे. बोर्डम क्या होता है कि जो लैक ऑफ डिज़ायर, आपका इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो गया है किसी चीज़ में. पर अगर उसको हम लोग इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो शायद आप बोर नहीं फील करोगे. एन एवर्शन ऑफ द वर्क, वो चीज़ नहीं होगा. ठीक है, तो फैटिग एक कंडीशन होता है जहाँ पे मेंटली और फिज़िकली हम लोग टायर्ड फील करते हैं. ठीक है, बोर्डम इज़ अ मतलब अनहैप्पीनेस का कंडीशन रहता है, वो फिज़िकली टायर्डनेस नहीं शो करता है. दैट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ लर्निंग. अगर ये प्रॉपर वे में होगा तो कंडीशन ऑफ लर्निंग बेटर हो सकता है. इमोशनल कंडीशन. डिस्क्राइब इमोशनल कंडीशन enhance the quality and speed of learning. Happiness, joy and satisfaction are always factorable for any type of learning. Adverse emotional condition on the other hand hinder the learning. ठीक है, अगर हम खुश है, जॉयफुल है, सेटिस्फैक्शन वे है तो वो फेवरेबल कंडीशन होता है हमारे लिए लर्निंग का. तो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए. टीचर्स पर्सनालिटी. Teacher's personality, the way in which his personality interact with the personality of the people being taught helps to determine the kind of behavior which emerges from the learning situation. Okay, पर्सनालिटी बहुत इंटरेक्टिव होता है अगर टीचर्स का, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वे में हम उस लर्निंग को देखते हैं. द सुप्रीम वैल्यू ऑफ अ टीचर इज़ नॉट इन द रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन ड्यूटी but in his power to lead and to inspire his pupils through the influence of his moral personality and example. Okay. टीचर्स का जो पर्सनालिटी है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है. टीचर्स के पर्सनालिटी पे ही बहुत सारा लर्निंग डिपेंड करता है. टीचर्स का जो एटीट्यूड है, टीचर्स का जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सब बहुत पॉजिटिव इम्पेक्ट करता है लर्नर्स के ब्रेन पे. टीचर्स की पर्सनालिटी, उसका पॉस्चर, उसका नॉलेज है ना, उसका डील करना, क्लासरूम में डील करना. ओके, उसके अंदर जो पोटेंशियल है, उसका जो हम लोग बोलते हैं ना, बहुत जो एनर्जी है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो ये सब चीज़ जो है इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है. देन लर्निंग स्ट्रैटेजी. एवरीवन हैज़ हिज ओन preference for a strategy to learn and study. Some prefer to make a summary, other highlights or underline the important text and read the same text several times, but the preference that someone follows is not always the most effective strategy. अब learning strategy भी जो देखते हैं वो individual to individual difference होता है. कोई बहुत क्विकली किसी चीज़ को एब्जॉर्व करता है, कोई किसी को ट्वाइसली अगर उसको करना पड़ता है देन दे विल लर्न. तो ये डिपेंड्स करता है इंडिविजुअल में. हम लोग बोलते हैं ना, कोई सी चीज़ को जल्दी कैच अप करता है और किसी को थोड़ा टाइम लगता है, बट एट द एंड दे ऑल विल लर्न. तो एक जो स्ट्रैटेजीज़ है अपने आप में लर्निंग का, तो वो होता है कि किसी को कुछ ज़्यादा स्पेंड करना है टाइम अपने पढ़ाई में, अपने कंसंट्रेशन में, कोई कम में करता है. तो इन दिस वे वो लोग पढ़ते हैं. ये भी एक लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ का कंडीशन है. हम सिंबॉलिक वे में ज़्यादा याद कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को फॉलो अप कर सकते हैं, हम किसी को समराइज़ करके बोले तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ पाएंगे, इजंट इट. तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो अफेक्ट द लर्निंग. स्टैंडर्ड्स एंड असेसमेंट.
Setting appropriately high and challenging standards and assessing the learners as well as learning progress, including diagnostic process and outcome assessment, an integral part of the learning process. ओके मतलब आपका जो स्टैंडर्ड्स है, आपको किस तरह से आपको असिस्ट करना है, आपको क्या डायग्नोस करना है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस में आप क्या चीज़ करोगे, आपका आउटकम ऑफ असेसमेंट क्या होगा, आप किस तरह से इंटरनली असिस्ट करोगे लर्निंग प्रोसेस को। ठीक है, इस पे भी लर्निंग बहुत बेस्ड करता है। अभी देखते हो स्कूल्स में इंटरनल्स एग्ज़ाम्स होते हैं, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए है। डायग्नोस्टिक हम देखते हैं क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो रही है बच्चों को करने में, आउटकम ऑफ द असेसमेंट मेरा क्या निकल रहा है। ओके, फिर क्या होता है, असेसमेंट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बोथ द लर्नर एंड द टीचर एट ऑल द स्टेजेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इस असेसमेंट के थ्रू होता है हम लोग अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को एनालाइज कर पाते, टीचर्स भी समझते हैं वेयर इज़ द प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स भी खुद को कहीं ना कहीं भाई अपने आप का अपने मिस्टेक्स को नोटिस करता है। तो ये भी लर्निंग कंडीशंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। Effective learning takes place when the learner feel challenged to work towards appropriately high goal. Therefore, appraisal of a learner's cognitive strength and a weakness as well as current knowledge and a skill is important for the selection of instructional materials of an optimal degree of difficulty. Ongoing assessment of the learner's understanding of the curricular material can provide valuable feedback to both learners and teachers but progress towards the learning गोल। इफ़ेक्टिव लर्निंग तभी हो पाएगा जब हम लोग अपना एक चैलेंज को लेंगे, एक कि हमारा वीकनेस क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, करंट नॉलेज में क्या कितना हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं, ऑन गोइंग असेसमेंट में मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है, करिकुलम मटीरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें हम कितना है, मेरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं हम कहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर लर्नर और टीचर अपने अपने प्रोग्रेस को देखेंगे और जो भी टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको हम लोग ओवरकम करेंगे, देन विल बी इफ़ेक्टिव लर्निंग हमारा होगा। लर्निंग methodology of learning depends upon the methods, techniques and approaches employed for the teaching and learning of selected content. बिल्कुल, there are so many learning methods। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास लर्निंग मेथड्स है, बहुत सारा लर्निंग टेक्निक्स है। वो सारे टेक्निक्स को हम लोग अपनी टीचिंग में यूज़ करेंगे एज़ पर द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, linking the recent learning with those of the past। पहले जो पढ़े हैं अभी से पढ़ना है। हम लोग बोलते हैं ना, कभी भी जो भी लर्निंग मेरा बेस्ड होगा वो हमेशा पास्ट नॉलेज है ना, हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं पूर्व ज्ञान पे, उसको लिंकअप करते हैं। पहले से जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसी को लिंकअप करके आप आगे का भी इन्फॉर्मेशन गैदर करें। को रिलेटिंग लर्निंग इन वन एरिया विद द अनदर। आप लर्निंग को हमेशा कोरिलेट करोगे किसी भी चीज़ से, अनदर एरिया से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो लर्निंग ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस, एकदम ये प्रॉपर्ली बोला गया है, यूटिलाइजेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट, है ना। ये सब को जब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, बहुत मैक्सिमम लर्निंग होते हैं। जब हमारा मैक्सिमम सेंस काम करता है तो हमारा जो होता है हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। एक्विजिशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। रिवीजन एंड द प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस हमेशा गुड रिजल्ट आता है अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग में। लर्निंग को जो लर्नर्स को जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती है, अगर वो ड्रिल वर्क करे, प्रैक्टिस वर्क करे, रिवीजन वर्क करे, रिव्यू करे, तो क्या होता है ये सब में उसका जो भी मिस्टेक्स है, उसमें अंदर जो भी डिमेरिट्स है उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है उसमें गुड अटेंशन वो करेगा, उसका जो यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर टाइम वो करेगा। तो रिवीजन और प्रैक्टिस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है।
प्रॉपर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, एकदम प्रोविज़न ऑफ द प्रॉपर फीडबैक और रीइंफोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लर्निंग के लिए। हम लोगों को लर्नर को प्रोवाइड करना चाहिए फीडबैक, उसको टाइम टू टाइम फीडबैक देंगे और रीइंफोर्स करेंगे, प्रेज़ करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, है ना, वो बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ से सीखेगा। तो रीइंफोर्समेंट और ये भी बहुत ज़्यादा नेचर एंड द क्वालिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड द लर्नर टास्क, का जो लर्निंग टास्क है वो इम्प्रूव करता है। सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग, यस, किस टाइम पे आपको क्या पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचिंग एरिया, कौन सा टीचिंग एक्सपीरियंसेस आप करोगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट ऑफ द लर्निंग आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर एंड द क्वालिटी ऑफ द मेथड्स and teaching employed for the teaching and learning of a particular content, subject matter or learning experiences। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टीचिंग मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टीचर आपका किस वे में आपको लेक्चर अभी देना है, आपका टीचर डोमिनेंट होना चाहिए, लर्नर सेंटर है, तो किस समय टीचर पीपल इंटरेक्शन है, बहुत सारा मेथड्स है। सेल्फ लर्निंग भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब बच्चों को सेल्फ लर्निंग देना है। असाइनमेंट्स के थ्रू हम लोग सेल्फ लर्निंग करवाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू वो लोग का होता है, टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन सेशन। तो इस तरह से हम लोग लर्निंग को और इफ़ेक्टिव बनाएंगे। काउंसलिंग एंड एडवाइजिंग, बिल्कुल आज के डेट में काउंसलिंग और एडवाइजिंग के थ्रू भी हम लोग लर्निंग कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं, ये भी एक मेजर फैक्टर है। काउंसलिंग एंड एडवाइजिंग बाय द टीचर to his student affects on the learning of the students. Good teachers always direction their students in the right direction, and this advising is very effective for a learning. When a learner gets a positive counseling and advice, he learns more and attain his required ability or skill. Okay students, that's all about the condition of or factors affecting learning. Thank you for today. Thank you.